हेलो बच्चों, मैं भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंट एशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं गणित, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुपद के बारे में। ठीक है, आपने इससे जो पहले वाला जो चैप्टर होगा नंबर सिस्टम का या एक प्रकार से संख्या पद्धति का, वो आप पहले पढ़ चुके होंगे। आज से हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। ठीक है, तो बहुपद से पहले अगर हम बहुपद के बारे में बात करें, उससे पहले हमें समझना होता है कि हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा है बीजगणित के बारे में, तो इसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले बहुपद से पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? बीजगणित की। ठीक है, अब बीजगणित में आपको डिफरेंट जो अलग अलग जो शब्द होंगे वो देखने को मिलते हैं वहाँ पर। जैसे आपको कोई बीजीय व्यंजक लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, बीजीय व्यंजक, या फिर आपको बीजीय समीकरण लिखा हुआ मिल जाए, या आपको बीजीय सर्वसमीका लिखा हुआ मिल जाए। बीजीय सर्वसमीका। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बीजगणित की बात होती है, तो बीजगणित की जो अगर बेसिक देखे, बीजगणित का जो आधार देखे, उसमें क्या छिपा हुआ है? आपका चर और अचर। यानी कि हम नंबर्स को कुछ इस फॉर्मेट में लिखें कि वहाँ पर कुछ जो नंबर हैं वो हमें मालूम हो और कुछ नंबर हमें मालूम नहीं हो। तो उस केस के लिए हम बीजगणित पढ़ते हैं, जहाँ पर हम जो नंबर मालूम नहीं है या जो नंबर चेंज हो सकता है, जिस नंबर को हम अलग अलग नंबर के साथ चेंज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है चर। और जो नंबर एक फिक्स वैल्यू रखता है, एक निश्चित मान रखता है, उसको बोला जाता है अचर। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, ये क्या है? आपके फिक्स वैल्यू है कि आप अब 1 को तो क्या बोलोगे? आप 1 ही बोलोगे हमेशा, 2 को 2 ही बोलोगे, ठीक है, 3 को 3 ही बोलोगे। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये निश्चित वैल्यू हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पर मान लो कहीं आपने x लिख दिया, अब x कौन सा नंबर है, ठीक है, तो वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन आप बोल सकते हो कभी मान लो ये, इससे आप x की जगह आप 1 रख सकते हो कंडीशन के हिसाब से, आप x की जगह 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। तो ये जो तरीका है लिखने का, उसको बोला जाता है चर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। चर का मतलब ये है कि चर को अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, चेंज होती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर चर का मतलब आप समझ गए कि इसका जो मान होगा वो बदलता रहेगा, लेकिन जो अचर होगा उसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। तो अगर किसी एक फॉर्मेशन लिखा हो जहाँ पर अलग अलग टर्म्स लिखी हुई हो, अगर उनमें चर यूज किया जाए कोई भी, तो उसको बोला जाता है बीजीय व्यंजक। यानी कि जैसे मान लो आपको, जैसे मान लो 5 पेन खरीदने हैं और 2 पेंसिल खरीदनी है, ठीक है, तो आपको 5 पेन खरीदने हैं और 2 पेंसिल खरीदनी है। अब आपसे बोला जाए कि मतलब टोटल कितने रुपए हुए, तो आपको रुपए के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपको पहले तो इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड भी किस तरीके से करोगे कि इस वाले नंबर को, 5 जो पेनों की संख्या है, इसको आप किसी एक वेरिएबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि हो सकता है आप जहाँ दुकान पर जाओ वहाँ पर आपको 2 रुपये का पेन मिले, 3 रुपये का पेन मिले या 5 रुपये का पेन मिले। इसी तरीके से आपकी पेंसिल की भी कोई रेट हो सकती है, जो सिमिलर भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अगर वो डिफरेंट है तो आप उसको y से डिनोट कर दो। ठीक है, कि अगर यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा, मान लो 2 रुपये का पेन है तो 5 दूना 10, अगर 3 रुपये का पेन है तो 5 दिया 15। ठीक है,
इसी तरीके से यहाँ पर 2 तिया 6 या 2 चौके 8, जो भी आपकी अलग अलग प्राइस हो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखोगे। ठीक है, ये वेरी करेगी। उसके बाद आप बता सकते हो कि टोटल अमाउंट कितना हुआ। उससे पहले नहीं बता सकते जब तक आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता ना चले। और एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट पेन के लिए या पेंसिल के लिए वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। अब जैसे मान लो बीजीय व्यंजक के साथ कोई वैल्यू भी रख दी जाए, बीजीय व्यंजक के साथ कोई वैल्यू भी रख दी जाए। जैसे मान लो यहाँ पर मैं रख दूँ 5x, मान लो ये है पेनों, हम पेनों की बात ही करते हैं अभी। जैसे 5x है, ठीक है। अब 5x के इक्वल आपको दे दिया जाए 20, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जो आपका चर वैल्यू है उसके आप मान फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप x का मान फाइंड करोगे तो क्या होगा, आप 5 को उधर इन दोनों को क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड को। जैसे मान लो यहाँ से इसको अगर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, या 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 20 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम, यानी 20 को अगर 5 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। तो x का मान कितना हो गया, 4। ठीक है, तो इस तरीके को बोलते हैं हम समीकरण। यहाँ पर अगर इस फॉर्मेशन में लिखा हुआ हो आपके पास 5x इक्वल टू 20, या फिर आपको सेम ये भी लिखा हुआ हो सकता है 5x प्लस 2y इक्वल टू 15, कुछ भी लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं वो तो हम सीख लेंगे, लेकिन अभी इस टाइप में अगर लिखा हुआ है तो उसको बोला जाएगा बीजीय समीकरण। यहाँ पर आपको इक्वल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, इसको डिनोट करने का तरीका ज़रूर होता है। जैसे मान लो व्यंजक को आपको डिनोट करना है तो आपको ये देखना है कि वो पहली बात तो उसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो वेरिएबल को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड कोमा वाई। ठीक है, और इसके साथ में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर पी क्यू आर एस, या जो भी आपकी इच्छा करे, टी, कुछ जिससे भी आपको इसको डिनोट करना है। जैसे मान लो अभी मैंने पी से डिनोट किया तो पी एक्स वाई, तो ये बीजीय व्यंजक को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ये व्यंजक लिखा हुआ है हमारे पास, इसके इक्वल में कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, ये तो केवल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर हमारे सामने इसके साथ में कुछ नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा समीकरण। और सर्व समीकरण की बात करें तो आपने जैसे काफ़ी बार फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या कई बार आपको इस फॉर्मेशन में भी लिखा हुआ मिल जाता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर तो क्या कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू ही आएगी, तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर रखूँ 1 एंड यहाँ पर रखूँ एक प्रकार से, यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ 5, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, इसको आप ऐड करो तो आपको 15 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट वैल्यू रखने की कोशिश करोगे यहाँ पर, तो आपको हर एक वैल्यू पर ये आंसर नहीं मिलेगा। जैसे आपने केवल 1 1 ही रखते, आप दोनों जगह 1 1 रखते, तो आपको मिलेगा क्या आंसर इक्वल। देखो 5 इंटू 1 कितना होगा, 5 एंड 2 इंटू 1 2, तो 5 एंड 2 7, तो इस केस में 7 आएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 इंटू 1, यानी कि कुछ ही वैल्यू ऐसी होंगी जहाँ पर ये सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब ये 15 हो जाएगा, तो इस वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा। कुछ और वैल्यूज़ भी हो सकती हैं आपके पास, तो वो वैल्यूज़ के लिए ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर उधर की बात करो आप, अगर इधर बात करो आप, तो आप कुछ भी वैल्यू, आपको जो भी मन में आए वो वैल्यू रख के देख सकते हो आप। जैसे मान लो मैं y की जगह 0 रख देता हूँ, x की जगह 1 रख देता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस 0।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0। तो यहाँ पर देखो 1 एंड 0 1 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। इधर भी देखो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0। तो 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। आप 1 एंड 1 रख कर देख लो, x की जगह 1 y की जगह 1, आपको फिर भी ये जो लिखा हुआ वो सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेटिस्फाई कर रही हैं हर एक वैल्यू के लिए तो उसको बोला जाता है सर्वसमीका। ठीक है, यहाँ नाम से भी आपको पता चल रहा होगा सर्व यानी कि हमेशा समीका। तो इस और यहाँ पर देखो समीकरण लिखा हुआ, तो ये केवल कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, उन्हीं के लिए ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो हमने अभी बीजीय व्यंजक, बीजीय समीकरण और बीजीय सर्वसमीका की बात कर ली। अब हम आते हैं बहुपद पर, क्योंकि बीजीय व्यंजक बीजीय समीकरण ये तो किससे रिलेट हो गए जहाँ पर आपको कोई अचर लिखा हुआ मिले। ठीक है, लेकिन बहुपद में ऐसा नहीं होता। बहुपद में क्या होता है, बहुपद में कुछ शर्तें होती हैं, तो उन शर्तों का पालन करना जरूरी है। किसी भी बीजीय व्यंजक के लिए जो शर्तें गिवन है उनका पालन करना जरूरी है। अब वो शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है कि आपका जो भी नंबर गिवन होगा, जो भी आपका चर गिवन होगा, तो उस चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। क्लियर। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास यहां पर लिखा हुआ होता x की पावर 2/3 ऐसा लिखा हुआ है मान लो आपके पास, और ये क्या है आपका एक व्यंजक है। ठीक है, तो ये जो व्यंजक है वो एक बहुपद होगा कि नहीं होगा ये हमें बताना है। तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर जो इसकी घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर तो एक फ्रैक्शन नंबर लिखा है, एक रेशनल नंबर लिखा है, तो इसका मतलब ये तो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है, बहुपद होने के लिए जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर देखो x² प्लस 2x प्लस 4 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो जो चर संख्या है उसकी घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है 2 एंड यहाँ पर 1। अगर यहाँ की बात करो तो यहाँ पर आप उसको x की पावर 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो वहाँ पर 0 होगी तो 0 भी क्या है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो बहुपद का हर एक जो पद होगा उसमें चर की घात हमेशा क्या होगी, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप हर एक पद के लिए प्रत्येक पद। जैसे यहाँ पर एक पद है, यहाँ जैसे एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये है, तो टोटल 3 पद हो गए। यहाँ पर सिर्फ एक पद है, तो इनके बेसिस पर भी हम अभी इनका नाम कैसे होते हैं वो भी देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि इसको यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर हम बात करेंगे वो एक चर वाले बहुपद की बात करेंगे, एक चर वाले बहुपद की बात करेंगे। तो एक चर वाले बहुपद का मतलब क्या है कि वे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर यूज किया हुआ हो, जहाँ पे हम px से इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक ही चर है, यहाँ भी एक ही चर है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। ठीक है, और उसमें सिर्फ एक चर यूज हुआ है यानी कि x यूज हुआ है। अगर मान लो ऐसा होता p(xy) इक्वल्स टू x² प्लस 2xy प्लस y², तो ये क्या है, ये बहुपद तो है लेकिन ये
एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, ये तो बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद तो है लेकिन एक चर वाला नहीं है, और ये एक चर वाला बहुपद है। तो हम इस टाइप के बहुपद के आसपास ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि हम सिर्फ एक चर वाले बहुपद के आसपास ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पर हम एक से ज़्यादा चर की भी बात कर सकते हैं, जैसे हम शायद एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं होंगे ऐसा, लेकिन अगर आप प्री फाउंडेशन के वीडियो देखेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एक से ज़्यादा चर की बात भी की जा सकती है। ठीक है, तो एक चर वाले बहुपद की हम बात करने वाले हैं। अब एक चर वाले बहुपद की बात करने के दौरान हम ये भी देखेंगे कि पदों की संख्या के आधार पर हम उनके नामकरण किस हिसाब से करते हैं। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को हम अलग अलग तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो जिनमें केवल एक ही पद होगा उनको क्या बोलेंगे, एक पदीय। ठीक है, अगर जिनमें दो पद होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, द्विपदीय। जिनमें तीन पद होंगे उनको त्रिपदीय। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, इस तरीके से। ठीक है, एक होता है आपका जिसमें कोई भी पद नहीं हो, उसको शून्य पदीय या शून्य बहुपद भी बोल सकते हैं, शून्य पदीय या शून्य बहुपद। ठीक है, तो इसको अगर इंग्लिश के हिसाब से इनका नॉमिनेशन देखें तो एक के लिए इंग्लिश में होता है मोनोवर्ड यूज। ठीक है, और पद के लिए नोमियल्स। ठीक है, द्विपद में बाई नोमियल्स। त्रिपदीय में ट्राई नोमियल्स। इसी तरीके से जो आगे के लिए जैसे चार पदों के लिए बात हो तो उनके लिए भी आप चतुष्पदीय या पंचम पदीय इस तरीके के नामकरण आप दे सकते हो इंग्लिश के अकॉर्डिंग, टेट्रानोमियल्स, पेंटानोमियल्स, इस टाइप के नाम। लेकिन हम नॉर्मली 3 पद तक की बात करते हैं, उसके बाद हम जो भी होंगे उनके लिए सिर्फ बहुपद शब्द यूज करेंगे। ठीक है, अब शून्य पदीय क्या होगा, तो शून्य पदीय जहाँ पे आपको जो अभी हम देख रहे थे जो व्यंजक होगा वो अगर डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, जहाँ पर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ जीरो लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं शून्य पदीय। अगर यहाँ पर कुछ भी आ जाता है जीरो के अलावा, जैसे मान लो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, तो अब ये इसको जीरो में काउंट नहीं किया जाएगा, इसको किस में काउंट किया जाएगा, 1 में, यानी कि उसको क्या बोला जाएगा, एक पदीय। अब वो एक अचर संख्या हो सकती है या फिर वो एक चर संख्या भी हो सकती है, तो इसको बोला जाएगा एक पदीय। इसी तरीके से आपको द्विपदीय या त्रिपदीय भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि जैसे त्रिपदीय का मतलब क्या है, द्विपदीय का मतलब क्या है, तो ये देखते हैं हम। तो जैसे एक पदीय की बात होगी तो केवल एक ही पद लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जैसे आपको px, अब यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, x लिखा हुआ मिल सकता है, x², 2x², 3x की पावर 4, इस तरीके से। ठीक है, या 4x की घात 5, ऐसे अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरीके से कि 4x की घात 5। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को आप खुद से थोड़ा सा ये देखते रहना कि जैसे मैं कई बार कुछ वर्ड इंग्लिश के यूज़ करता हूँ, उसके बाद मेरे को अचानक से याद आता है कि मैं भी हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो उस टाइम फिर मैं वापस से उसको हिंदी में बोलता हूँ, तो थोड़ा सा ये वर्ड्स की प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी, तो उसको आप ज़्यादा मतलब ये मत करना कि अचानक से जैसे मैं कई बार बोल देता हूँ 4x की घात 5, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, तो उस वजह से दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ है कि
x⁵ या 4x⁵5। तो यहाँ पर देखो एक ही पद की बात हो रही है, यहाँ पर एक से ज़्यादा पद नहीं आ रहे। लेकिन अगर यहाँ पर देखो ऐसा होता x³ + 3x², तो यहाँ पर देखो कितने पद हो गए, एक के बजाय यहाँ पर अब 2 पद हो गए। x³ हो गया पहला पद और दूसरा पद 3x²। यहाँ पर कुछ भी अलग अलग हो सकते थे, जैसे यहाँ पर 2x + 4x³, तो मतलब 2 पद होने चाहिए कोई भी। ये ऐसे भी हो सकता था x + 5, यहाँ पर भी 2 पद हैं, तो इसको बोलेंगे द्विपदीय बाइनोमियल्स। फिर आते हैं अपने पास त्रिपदीय। तो त्रिपदीय में देखो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे हम तो 3 डिफरेंट पद देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो यही लिखा हुआ होता हमारे पास x³ + 3x² प्लस इसके बाद में कोई एक पद हो रहा होता, 6 आ गया मान लो। तो अब ये क्या हो गया, त्रिपदीय। शून्यपदीय मैं बता ही चुका क्या होगा ऑलरेडी, जहाँ पे px = 0 लिखा हुआ हो और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जितने भी आ रहे हो 5 टाइम्स आ रहे हो, 6 टाइम पद आ रहे हो, तो उनके लिए हम फिर बहुपद यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि हम किसको द्विपदीय बोलेंगे, किसको त्रिपदीय बोलेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जैसे मान लो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बेसिस पर, उसको पहले हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर अब देखो बोर्ड पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखे हैं, डिफरेंट क्वेश्चन हैं। इनमें हमें बताना है कि इनमें एक चर वाले बहुपद कौन से हैं। तो पहली बात तो हमें ये देखना है कि एक चर वाले की तो बाद में बात करेंगे, पहले तो हम यही देख लेते हैं कि बहुपद कौन से नहीं है, या फिर रिवर्स भी देख सकते हैं हम कि पहले एक चर वाले कौन से नहीं है, ठीक है। तो कोई सा भी आप पहले उठा लो इनमें। तो सबसे पहले तो हम यही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि एक चर वाले कौन से नहीं है। तो यहाँ पर देखो इसमें आपको x लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें आपको सिर्फ y, इसमें आपको सिर्फ t दिख रहा है, इसमें y एंड y, और इसमें आपको x, y और t तीनों लिखे हुए दिख रहे हैं। तो इनमें सब में देखोगे तो केवल एक ही चर यूज किया, और जैसे यहाँ पर x है तो आगे भी पूरे में x ही यूज है, y नहीं है। यहाँ पर y है तो कोई और नहीं है, यहाँ पर t है तो कोई और नहीं है, यहाँ पर y है तो कोई और नहीं है, लेकिन यहाँ पर x भी है, y भी है, t भी है। तो ये एक चर वाला तो नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एक चर बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर ही एक से ज़्यादा हो गए, हमें तो एक चर वाले बहुपद की बात करनी है। हाँ, अगर इसको बहुपद के लिए बोला जाए तो बहुपद तो है ये, लेकिन ये एक चर वाला नहीं है। बहुपद क्यों है उसका भी रीजन देखेंगे अभी, लेकिन ये इसमें एक से ज़्यादा चर हैं। अब देखो कि जो क्या रिमेनिंग है वो एक चर वाले बहुपद हैं, क्योंकि एक चर वाले तो हैं लेकिन वो बहुपद है या नहीं है ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखो x⁵2 और x⁵1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर पूर्ण संख्या है दोनों जगह पे, इसका मतलब ये आपका एक चर वाला बहुपद है। सेकंड देखो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है कि आपको किसकी घात देखनी है, y की घात। y घात कितनी है, 2। आप ये मत सोचो कि यहाँ पर जो 2 है उसकी घात देखनी है। यहाँ पर 2 की अगर घात देखी जाए तो कितनी होगी, अगर √2 लिखा हुआ होता है इसका मतलब क्या होता है 2 की घात 1/2। लेकिन हमें अचर की घात नहीं देखनी है, हमें किसकी घात देखनी है, चर की घात। अब यहाँ पर तो क्या है, अचर पर घात है, वो क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चर है उस पर तो जो घात है वो तो क्या है, एक पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक बहुपद, और वो भी कौन सा, एक चर वाला। थर्ड वाला देखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, t एंड यहाँ पर t, लेकिन इस t का मतलब, अगर अभी मैंने बताया भी कि अगर √t लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, t की घात 1/2। तो यहाँ पर यहीं से पता चल गया कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात क्या है, 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन सी होंगी, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। और यहाँ पर देखो y + 2/y, तो यहाँ पर y की घात देखोगे तो क्या है, 1।
अब आप बोलोगे इस y की घात में तो क्या है, 1 ही। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो आपने देखा होगा पहले कि अगर 1 की घात m अपॉन 1 की घात n लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है 1 की घात m माइनस n। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो इसको मतलब ये होता है 1 की घात m माइनस n। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर 0 होता, 1 की घात 0, तो 1 की घात 0 का मतलब हमें मालूम है 1 की घात 0 का 0 जब होगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0, ठीक है। अब 0 माइनस n का मतलब भी क्या हुआ 1 की घात माइनस n, और 1 की घात 0 का मतलब हमें मालूम है 1 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, क्या होता है 1। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 की घात 0 और यहाँ अलग से लिख देता हूँ 1 की घात 0 का मतलब क्या होगा 1, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 की घात n। तो अगर इसको ऑब्जर्व करें तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूँगा y प्लस 2 एंड y की घात कितनी हो गई -1। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, हर के अंदर नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो हर के अंदर लिखा हुआ तो उसको अंश में लाएंगे और देखेंगे कि उसकी घात एक पूर्ण संख्या है या नहीं है। अगर वो पूर्ण संख्या है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये पूर्ण संख्या है नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू ही कहाँ से होती है 0 से, 0 1 2, ये तो -1 हो गया, यानी कि तो एक इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या नहीं हुई। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। तो जो नीचे वाले तीनों हैं वो एक चर वाले बहुपद नहीं है, लेकिन ऊपर वाले जो दोनों वो एक चर वाले बहुपद हैं, ठीक। अब इसके बाद दो अलग अलग वर्ड सुनने को मिलते हैं आपको, घातांक और गुणांक। तो पहले हम गुणांक की बात करें तो बहुपद में गुणांक होता क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करें। कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप समझने के लिए है। आपको कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इसके बेसिस पर एनसीईआरटी बुक में, आप बहुत इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। तो गुणांक क्या होता है कि आपको गुणांक पहले बात तो पूछा किसके लिए जाएगा, किसी चर के लिए। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि x का गुणांक x² का गुणांक या x³ का गुणांक, इसको इंग्लिश में कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार इसी तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाए कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि x का गुणांक या x² का गुणांक या x³ का गुणांक, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यंजक में आपको x लिखा हुआ मिले या x² लिखा हुआ मिले या x³ लिखा हुआ मिले, अगर उसके साथ कोई और डिजिट भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो 5x², तो यहाँ पर x² के साथ एक जो अचर संख्या वो लिखी हुई है, कितनी लिखी है 5, तो यहाँ पर जो x² का गुणांक होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए वो कितना होगा 5। क्लियर हुआ। अब जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ था 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, तो यहाँ पर हमें पूछता x³ का गुणांक। तो x³ का गुणांक की जब हम बात करते तो यहाँ से हमें क्या मिलता 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x² से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पूछा ही क्या गया है x³ का गुणांक। अगर उसने पूछा होता कि x³ और x² का गुणांक, तो हम x³ का 3 बताते और x² का 2 बताते, ठीक। अब यहाँ पर मान लो जैसे इसकी बात नहीं करते, अभी हम किसकी बात करते हैं, अभी इस वाले की बात ही करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से हमें पूछ लिया जाए कि x³ का गुणांक बताओ इसके अंदर, तो इसमें तो x³ जैसी कोई टर्म लिखी हुई नहीं है, तो इसके लिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि लिखी हुई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसा लिख सकते थे ना, जैसे मान लो 0 को आप x³ के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है आपको 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि x³ मतलब इसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं कि 0 x³ प्लस 5x², इस वाले पद को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस वाले बहुपद को, ठीक है।
तो यहाँ से अब हम इजीली बता सकते हैं कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ से क्या होगा 0। क्लियर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसकी, घातांक की। तो जब हम घातांक की बात करते हैं तो घातांक क्या होती है, किसी भी नंबर के ऊपर आपको इस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ मिलता है, वो चाहे एक चर हो सकता है चाहे अचर हो सकता है, हर चीज़ के लिए आप घातांक वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान लो आपकी कोई संख्या है p और उसके ऊपर कोई डिजिट लिखा हुआ है q। ठीक है। तो इस q को इस p के लिए घात बोलते हैं, इस q को p के लिए क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। और इसका जो मान होता है, q का मान होता है, इसको बोलते हैं घातांक। इसको क्या बोलते हैं, घातांक। ठीक है। इसको तो क्या बोलेंगे, जैसे p की घात q। ठीक है। लेकिन और ये जो घात लगी हुई है इसको बोलते हैं घातांक। जो घात में जो भी अंक लिखा हुआ होगा, तो घात प्लस घात में जो भी अंक लिखा हुआ है यानी कि घातांक, तो इसको बोलेंगे घातांक। अब घातांक तो हमें मालूम चल रहा है, जैसे मान लो यहाँ की बात ही करो तो y का घात कितना है, 1 है, तो y के लिए घातांक कितना हो गया 1। यहाँ पर इस वाले y के लिए -1। लेकिन हमें समझना यह है कि हमें पूछा क्या जाएगा, बहुपद की घात। क्या पूछा जाएगा, बहुपद की घात। तो यहाँ से हमें ये देखना है बहुपद की घात जब हमसे पूछा जाए, तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 1 एंड यहाँ पर -1। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो बहुपद है भी या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुपद है तो उसमें कैसे घात पता करें, तो जैसे यहाँ पर घात देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर जब हम घात की बात करें तो यहाँ पर y की घात 2 है, लेकिन हम सीधा सा बोल दें कि यहाँ से तो बोल सकते हैं हम कि इस वाले बहुपद की घात कितनी है 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है उस पर कितनी घात लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 भी लिखा और एक के ऊपर घात कितनी है 1 है। ठीक है। तो अब 2 माने या 1 माने, तो हम हमेशा क्या करते हैं, अधिकतम वाली को, अधिकतम जो होगा उसको हम क्या करेंगे, बहुपद की घात काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर भी अधिकतम घात है 2। ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम एनसीईआरटी की जो इस वाले टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें आपको एक्सरसाइज 2.1 के नाम से मिलेगी, तो आपको वहाँ पर ये जो क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आप उसको होम असाइनमेंट की फॉर्म में भी आप लिख कर सबमिट करवा सकते हैं। उससे पहले आप एक बार इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 डिफरेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक में हमें बताना है x² का गुणांक और एक में बताना है हमें बहुपद की घात। क्या बताना है यहाँ पर, बहुपद की घात। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप x² का गुणांक की बात करो तो यहाँ पर देखो x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो हम देखो किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x², क्योंकि जैसे आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 मिलेगा। तो हम x² के मल्टीप्लिकेशन में 1 भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 1 लिखा हुआ होगा, लेकिन वो यहाँ पर अभी क्लियरली मेंशन नहीं किया। ठीक है। लिखा हुआ होना चाहिए था लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पर 1 होगा। अब इस केस में देखो क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर भी सिमिलरली देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पर किसके साथ है, ये माइनस के साथ। ठीक है। क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखो क्या है π/2, यहाँ पर क्या है x² के साथ गुणा में क्या है π/2।
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, कुछ है ही नहीं, यानी कि अभी मैंने बताया भी था पहले, क्या है, 0। ठीक, अब सिमिलरली आप इधर भी आ जाओ। इधर भी आप जब देखोगे तो घात में देखोगे तो मैक्सिमम घात क्या है, 3 है, 2 है, 1 है। इसका मतलब यहाँ पर 3, देखो यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ नहीं है, तो 1 नॉर्मली लिखते नहीं है, जब वो किसी घात में हो या गुणा में हो उस टाइम नहीं लिखते। और 0 कभी भी किसी भी नंबर के एडिशन में नहीं लिखते हैं, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर को देखो तो यहाँ पर ये मत बोल देना कि यहाँ माइनस का साइन है तो -2 होगा, नहीं, घात कौन सी होगी, केवल ये वाले। अगर वो माइनस की होती तो यहाँ पर -2 लिखा हुआ होता, नहीं कि यहाँ पर लिखा हुआ होता। तो यहाँ पर घात 2, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख ही रहा है 1, और यहाँ पर है ही नहीं है जो आपका मतलब जो भी वेरिएबल है, जो चर है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसकी घात कितनी रही होगी, 0। यानी कि इस 3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 3x 0, क्योंकि x की पावर 0 का मान कितना होगा, 1। इसका मतलब ये क्या होता, 3। तो यहाँ पर क्या होगी, घात 0। तो ये आपको समझ में आया होगा कि बहुपद की घात कैसे फाइंड करते हैं और गुणांक कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी, जैसे मान लो हमें अगर लिखने को बोल दिया जाए, कुछ भी दे दें हमें कि आपको इस तरीके का एक बहुपद लिखना है। जैसे मान लो मुझे कहा जाए कि आपको सबसे पहले तो ये बोला जाए कि आपको एक पदीय बहुपद लिखना है, या एक पद लिखना है, या एक पदीय बहुपद, ऐसा कोई भी दोनों में से नाम हो सकता है, या तो सिर्फ ऐसा ही लिखा हुआ हो जाए एक पद, जिसको मोनोनोमियल बोलते हैं, या फिर एक पदीय बहुपद, इस तरीके से भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है। इसी तरीके से द्विपद या द्विपदीय बहुपद, त्रिपद या त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, तो ये आप समझ जाओगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अब आपको बोला जाए कि 25 घात का ही लिखना है आपको, एक पद लिखना है, वो भी कैसा लिखना है, 25 घात वाला। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम एक से ज़्यादा पद लिख नहीं सकते। ठीक है, और अगर घात दिया हुआ तो उतनी घात का एक पद तो होना ही होना चाहिए। उससे कम घात वाला चलेगा, उससे ज़्यादा घात वाला नहीं चलेगा, उससे कम घात वाले पद चलेंगे, लेकिन वो जिस घात का पूछा गया उस घात का एक पद तो उसमें पूरे जो भी आप बहुपद लिख रहे हो उसमें होना ही होना चाहिए। अब जब एक ही पद है और उसमें भी घात वाला पद तो आपको लिखना ही है, तो आप सिर्फ क्या लिख सकते हो, वो घात वाला पद लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको 25 घात का क्या लिखना है, एक पद। ठीक है, तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि हम ऐसा तो हमें लिखना ही लिखना होगा। ठीक है, ये तो अब हमें लिखना ही लिखना है, x की पावर 25 या y की पावर 25। लेकिन अब क्या आप और भी लिख सकते हो इसके अलावा, x की पावर 25 के अलावा कोई और नंबर आपके माइंड में है तो आप उसके लिए क्या लिख सकते हो, 2x की पावर 25। इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो आपके 2 + x की पावर 25, ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो फिर क्या हो गया, दो पद। इसको आप क्या लिख सकते हो, केवल 2x की पावर 25 या 3x की पावर 25। क्लियर। तो आपसे जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा एक क्वेश्चन, आप उसको आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए द्विपदीय बहुपद या द्विपद। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको द्विपद। तो अब हमारे पास इसके अलावा जैसे x की पावर 25 के अलावा अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पर। तो अभी एक पद और लिख सकते हैं हम, क्योंकि अब हमारे को एक पद एक्स्ट्रा लिखने की छूट है, हमें दो पद लिख सकते हैं हम। तो अब दो पद लिखने के लिए हम कभी भी x की पावर ऐसे नहीं लिख सकते, x की पावर 26 ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर इसकी घात ही कितनी होगी, 26, क्योंकि जो अधिकतम होगा वही घात मानी जाएगी बहुपद की। तो हम यहाँ पर 26 नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ भी 0 भी लिख सकते हैं। यानी कि 0 का मतलब क्या हो गया, जैसे इसके साथ 0 मान लो ऐसा होता 5x की पावर 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, केवल 5 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या होता है, एक द्विपद। ठीक है, कितनी घात का, 25 घात का। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 25 से कम होनी चाहिए।
ठीक है। हाँ, आप 25 भी लिख सकते हो, लेकिन उस केस में थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि आप उसको जब कॉमन लोगे 25 को, तो फिर वो एक पद में ही बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप 25 के बाद में 24 लिख सकते हो, 23 लिख सकते हो, 22 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको इस टाइप के भी देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इतने घात का एक बहुपद लिखो, या इतनी मतलब द्विपद लिखो, त्रिपद लिखो, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे हमारे सामने जैसे एक घातीय, द्विघातीय या त्रिघातीय, ऐसे शब्द भी हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक घातीय का मतलब क्या है, जिसकी घात 1 हो। द्विघातीय का मतलब जिसकी घात 2, त्रिघातीय का मतलब जिसकी घात 3 हो। जो एक घातीय वाला होगा उसको कई बार रेखिक बहुपद भी लिखा हुआ मिल सकता है इसकी जगह। एक घातीय बहुपद की जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है, रेखिक बहुपद, ठीक है। और उसके बाद आपको द्विघातीय, त्रिघातीय इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। फिर आपसे जैसे एनसीईआरटी बुक में आपके एक क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे x की पावर क्यूब प्लस 2x² प्लस 5 मान लो, ऐसा कुछ होता। तो इसको आप एक घातीय बोलोगे, द्विघातीय, त्रिघातीय, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, तो हम इसको त्रिघातीय ही बोलेंगे। अगर यहाँ पर ये टर्म नहीं होती तब हम इसको द्विघातीय बोलते। इसके बाद मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ होता, ठीक है। अगर इतना ही लिखा हुआ होता तो हम इसको एक घातीय बोलते या रेखिक बहुपद बोलते, ठीक है। तो आपको जो एक्सरसाइज 2 है वहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप किसी भी तरीके से इंटरेक्ट करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर डाउट रहा है, ठीक है। आप कॉल करके बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम सुनने की बात करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।